बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। हम लोगों ने पढ़ लिया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर, और मैंने बोला था कि उसका डेरिवेशन जो है वो नीट और बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन वो रिज़ल्ट इम्पॉर्टेंट है। और देखो, डेरिवेशन बहुत सारे का इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोग नीट वाले भी बच्चे उस डेरिवेशन को एटलीस्ट एक बार समझें। इंजीनियरिंग में तो इम्पोर्टेंट है ही है, क्योंकि रीज़न ये है कि वो पूरा फील आता है कैसे ये डिराइव होकर रिज़ल्ट आया है, इसलिए वो जानना ज़रूरी होता है। अल्टीमेटली जहाँ भी जो भी डेरिवेशन बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट होगा वो तो मैं बताऊँगा ही, लेकिन जो नीट और मेंस के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना इम्पॉर्टेंट है। तो अब इनफाइनाइट वायर की वजह से नीट के लिए तो फॉर्मूला बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो फॉर्मूला पढ़ा है हम लोगों ने इनफाइनाइट वायर की वजह से 2k λ/r, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उस पर बेस्ड क्वेश्चन एक दो कराया था, SHM का भी क्वेश्चन कराया था, याद होगा आपको। तो वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है, और जेई के लिए तो पूरा ही इम्पॉर्टेंट है, आपको समझ में आ रहा होगा। बोर्ड के लिए मैं बता दूं तो बोर्ड में इनफाइनाइट वायर पे जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, इनफैक्ट तैयारी तो हमें लग रहा है सभी लोग बोर्ड की कर रहे होंगे, तो उन बच्चों को मैं बताऊं तो वो बोर्ड के लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं है। रिज़ल्ट हालांकि इम्पॉर्टेंट है, लेकिन वो न्यूमेरिकल जो हम लोगों ने किया था वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है बोर्ड के लिए, लेकिन जेई के लिए इम्पॉर्टेंट है। बार बार मैं बोल रहा हूँ कि आपको क्या करना है। हमें पूरी उम्मीद है कि आप इस समय बैठे होंगे, तो अभी आप 2 से 3 बार वीडियो देखिए, उसको इतना अच्छे से तैयार कीजिए, इतना अच्छे से तैयार कीजिए कि ये वाली बात कि क्या इम्पोर्टेंट बस कितना पढ़ना है। तो ये तो होता है कि यार कि कम पढ़ने का अपने आप को बहाना चाहिए कि मैं पढ़ना ही नहीं चाहता, इसलिए मुझे बताइए शॉर्टकट का समय नहीं है। शॉर्टकट करने वालों के लिए रिज़ल्ट जल्दी नहीं आता। अगर शॉर्टकट में ज़्यादा चलते हैं हम, और ज़्यादा शॉर्टकट, ज़्यादा फॉर्मूला बेस्ड तैयारी करना ये ख़तरनाक होता है, ख़ास करके फील नहीं आता जब फिज़िक्स में। तो इसलिए मैं कहूँगा कि डेरिवेशन तो समझते ही चलिए। हाँ, ये न्यूमेरिकल जो ज़्यादा मिलते हैं आपको किस पे, वो मैं बताता चल रहा हूँ। तो इसलिए आपको इनफाइनाइट वायर का जो रिज़ल्ट है बहुत ही महत्वपूर्ण है, और साथ में उसका डेरिवेशन भी काफ़ी आसान सा है। डेरिवेशन क्या था? वो डेरिवेशन अपने आप में एक क्वेश्चन है, समझो। इनफाइनाइट वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड एक जगह बताओ, तो वो भी एक क्वेश्चन है अपने आप में, उसको क्वेश्चन की तरह समझो। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज सर्कुलर आर्क एट इट्स सेंटर। अगर कोई यूनिफॉर्मली चार्ज, जैसे पॉजिटिव चार्ज है, इसके लैम्डा कूलम पर मीटर है, इसका रेडियस आर है, ये सेंटर है, इसका रेडियस आर है। अब मुझे चाहिए कि इस सेंटर सी पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द, तो मैं कहूँगा कि बच्चों देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। देखो ध्यान समझो, हमने फोर्स का क्वेश्चन किया था, याद आ रहा हो आपको? तो फोर्स की बात की थी, और मैं फोर्स की बात यहीं पे थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ। याद करो, फोर्स वाली बात जब किया था तो मैंने बोला था कि इस सेंटर पर अगर एक पॉइंट चार्ज क्यू रख दो, ये लैम्डा है, तो उस पर लगने वाला फोर्स एंगल बाइसेक्टर के अलॉन्ग होता है, और वो कितना होता है 2k λ/r साइन, ये पूरा एंगल अगर अल्फ़ा है तो α/2 ये होता है। आज के डेट में मैं अभी फॉर्मूला के और दोबारा डेराइव नहीं करने जा रहा हूँ। डेरिवेशन आपको बहुत ऑब्वियस है, कैसे बनेगा डेरिवेशन वो मैं समझा देता हूँ,
लेकिन बस कुछ करना नहीं है, यहाँ एक क्यू की जगह 1 कूलम रख दोगे तो 1 कूलम पे जितना फोर्स होगा वही तो आएगा आंसर। तो आप बताओ कैसे करोगे। आपको पता होता है कि यहाँ से थीटा पे जाके एक डी थीटा का एलिमेंट काट ले, डी क्यू का। ध्यान से देखिए तो ये जो डी थीटा का एलिमेंट है, इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब 1 कूलम का चार्ज रखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। और उसके 2 कंपोनेंट हम लोग करते थे। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होता था, के डी क्यू, फोर्स 1 कूलम पे कितना लगेगा अपॉन आर स्क्वायर। इसको मैंने बताया था कि यहाँ पे क्या होगा, जब इसको यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेट करोगे तो ये फोर्स भी अपना डायरेक्शन बदलता जाएगा। देखो ये फोर्स, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत छोटे छोटे पॉइंट, छोटे छोटे टुकड़ों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बहुत सारा आता जाएगा। ये सारे इलेक्ट्रिक फील्ड हैं, सबका मैग्नीट्यूड सेम होगा लेकिन सबका डायरेक्शन अलग अलग होगा। तो पता होगा ये सिमेट्री से दिखाई दे रहा है कि सबका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इधर का कंपोनेंट इधर का कंपोनेंट कट जाता है, बचता क्या है, ये वाला वेक्टर है, तो ये दोनों कट जाते हैं। तो मैं अब आपको बता रहा हूँ, डायरेक्ट रिज़ल्ट की बात कर रहा हूँ। तो रिज़ल्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका डेरिवेशन आप फोर्स में पढ़े हैं इसलिए आज अभी आसान लगेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का ये डेरिवेशन होता है, एंगल बाइसेक्टर के अलॉन्ग ही होता है। तो ये अगर पूरा एंगल अल्फ़ा है तो ये α/2 होगा। डायरेक्शन याद रखिएगा, बीच से जाता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड होगा 2k लैम्डा अपॉन r साइन α/2। ये रिज़ल्ट याद रखना है, एकदम से रटा होना चाहिए। हाँ, नेगेटिव चार्ज है तो ये ऊपर हो जाएगा, जैसे ये पॉजिटिव पे इधर है तो नेगेटिव पे ऊपर हो जाएगा। ये रिज़ल्ट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज सर्कुलर आर्क एट इट्स सेंटर, ये होता है रिजल्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड पता है तो यहाँ कितना भी कूलम का चार्ज रख दोगे तो डायरेक्ट क्यू से मल्टीप्लाई कर दोगे तो फोर्स आ जाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ये। अब आगे की बात करते हैं हम लोग, जैसे इस पर एक आध दो क्वेश्चन करना हो तो कर लो, बहुत आसान होता है ये रिज़ल्ट याद रखना है। बार बार मैं बोल रहा हूँ, ये रिज़ल्ट आपको याद रखना है। हम लोगों ने देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज पढ़ लिया, KQ/r²। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर पढ़ लिया, 2k λ/r। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर आर्क एट इट सेंटर, वो होता है 2k λ/r साइन α/2। 3-4 रिजल्ट और भी होंगे, वो सब धीरे धीरे आपके दिमाग में रटा होना चाहिए एकदम। बच्चों, जैसे मान लो आपके सामने एक क्वेश्चन दिया जाए कि मुझे बताओ ये लैम्डा है, इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ क्या होगा। चलो ये पूरा आर्क कंप्लीट कर देते हैं। ये लैम्डा है, रेडियस आर है, ये सेंटर है। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। देखो बस रिजल्ट डायरेक्ट फॉर्मूला। इस बार बताओ अल्फ़ा कितना है, सॉल्यूशन में डायरेक्ट लिखना सीखो। अल्फ़ा कितना है, पाई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा किधर से पास होता है, एंगल बाइसेक्टर। तो देखो ये 90 ऊपर है, 90 नीचे, तो इधर ही होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जिसकी वैल्यू होगी 2k λ/r साइन 90/2 1। बस ये आंसर हो गया। वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहोगे तो कैसे लिखोगे, 2k λ/r माइनस साइन के साथ i कैप। हो गया। अब इसी प्रॉब्लम, अब मतलब बात क्या है कि आपको कुछ भी पूछ ले, चलो ये पूछ ले, क्वार्टर सर्कल दे दे रेडियस आर का, ये पॉइंट ओ हो, इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे बताना हो तो बताओ कैसे होगा।
तो कुछ करना नहीं है, 45 डिग्री के अलॉन्ग होगा, एंगल बाइसेक आधे बांट ले। इस बार अल्फ़ा कितना है यहाँ पे, अल्फ़ा है π/2, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा 2k λ/r साइन π/2 का आधा, क्योंकि अल्फ़ा/2 यानी 45 डिग्री, ये √2 कट जाएगा, √2k λ/r, ये 45 डिग्री। अब इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना होगा, तो वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए इसके दो कंपोनेंट कर लो, ये Ex हो जाएगा, ये Ey वर्टिकल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो E वेक्टर बताओ कितना होगा, इसका cos 45, तो E cos 45, E की वैल्यू ये है E cos 45 i कैप प्लस E sin 45 j कैप, cos 45 की वैल्यू कितना है बच्चों, 1/√2, तो √2 कट जाएगा, यानी k λ/r i प्लस k λ/r j, आंसर हो गया। मतलब आपसे कैसा भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप बता लोगे। अब मैं कहूँ कि यही क्या, इस पे एक दो मल्टीपल चार्जेज रख दिए, मतलब मल्टीपल टाइप के रख दिए जाए आर्क, आपसे ऐसा बोल दिया जाए कि चलो भाई यहाँ पे कुछ पॉजिटिव चार्ज रख दिया जाए, इसका रेडियस r है, यहाँ पे कुछ नेगेटिव चार्ज रख दिया जाए, इसका भी रेडियस r है, और यहाँ पे कुछ पॉजिटिव चार्ज रख दिया जाए जिसका रेडियस 2r है। बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड O पर क्या होगा। तो 3 है, अब तीनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बताना, एक एक करके देखो। ये माइनस लैम्डा है, ये लैम्डा है, ये लैम्डा है, इसकी वजह से वहाँ पर एक एक करके तीनों की वजह से देखो, इसकी वजह से वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, दूर तो जाता नहीं होगा, अंदर की तरफ होगा, मतलब ये डायरेक्शन होगा, और 45 डिग्री है, तो रिजल्ट आपको पता होगा √2k λ/r। तो इसको दो कंपोनेंट में ब्रेक कर लें, इसके दो कंपोनेंट कर लें, एक इधर और एक इधर, तो ये दोनों कंपोनेंट कितना होगा, इसकी वजह से देखो, इसकी वजह से E1 मान लो, इसकी वजह से C2 मान लो, इसकी वजह से C3, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, E1 प्लस E2 प्लस E3, वेक्टर समेशन तीनों का, तो तीनों को एक एक करके लिखो, प्लस ये कितना हो जाएगा k λ/r। अच्छा, अब नेगेटिव हो गया, पॉजिटिव वाले की वजह से देखोगे, तो पॉजिटिव वाले की वजह से हमें पता है, आपको भी पता है कि ऐसे ही आएगा 45 डिग्री पे √2k λ/r, इधर का भी कंपोनेंट कितना होगा k λ/r, नीचे का भी कंपोनेंट हो जाएगा k λ/r, प्लस इस वाले पॉजिटिव की वजह से क्या आएगा, तो इस वाले पॉजिटिव की वजह से आपको पता होगा 45 डिग्री पे जाएगा, 2r है, तो 2k λ/2r साइन 45 डिग्री √2, तो ये 2 से 2 कैंसिल, इसका 1/√2, तो हाफ इधर हाफ ऊपर, यानी इधर आ जाएगा, इसका 1/√2 फर्दर करोगे cos थीटा, तो ऑलरेडी 45, 1/√2 एक बार और करोगे तो k λ/2r इधर हो जाएगा, k λ/2r इधर हो जाएगा। तो अब तीनों का वेक्टर समेशन यहाँ पे देखोगे तो कितना आएगा, तीनों का वेक्टर समेशन डायरेक्ट देखो, मैं लिख रहा हूँ वर्टिकल डायरेक्शन में, देखो कितना है, ये कितना है वर्टिकल डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल अलग लिख लो आई के लिए, फिर डायरेक्टली लिखो, इसको क्या लिखोगे, -k λ/r i माइनस k λ/r j, ये वेक्टर बोलो -k λ/r i माइनस k λ/r j, ये वेक्टर बोलो -k λ/2r i प्लस k λ/2r j। अब E वेक्टर कितना आएगा, -k λ/r माइनस k λ/r माइनस k λ/2r, तो ये 2k λ/r प्लस 2 प्लस 1/2, यानी ये 5/2 k λ/r i
पॉजिटिव वाले में 1 2 के लैम्डा बाई आर, 2 -1/2 यानी -3/2 के लैम्डा बाई आर जे। ये देखो आंसर आ गया। ठीक है, तो ये बहुत आसान है। आप ये रिज़ल्ट याद रखिएगा, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, रिज़ल्ट अपने को याद रखना है। आगे बच्चों बात करते हैं हम लोग इसी में इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड सर्कुलर आर्क की वजह से ही पढ़ना है, आर्क नहीं, आप पूरा सर्कुलर रिंग की वजह से। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग एट एक्सिस, एट एक्सियल पॉइंट। ये जो इसका डेरिवेशन भी बताते हैं आपको, रिजल्ट भी बताते हैं। ये बोर्ड के लिए भी महत्वपूर्ण है, ये बोर्ड के सिलेबस में है, तो सबके लिए ये महत्वपूर्ण है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। ये बोर्ड के मतलब 12th में भी आएगा, पूछेगा, तो इसको ध्यान समझिएगा। रिज़ल्ट इसका डेरिवेशन भी याद रखिएगा। डेरिवेशन तो मैं कहता हूँ सबका याद रखना है। अब कुछ लोग जो नहीं पढ़ते, कम पढ़ते हैं, उनके लिए, वैसे मैं जो पढ़ते हैं, जिनको वास्तव में सिलेक्शन चाहिए, तो उनके लिए मैं बोलूँ कि सारा ही डेरिवेशन याद रखिएगा, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है, वो फील रहता है। रिज़ल्ट सबको याद रखना है, वो ऑप्शनल नहीं है, वो कंपलसरी है। और ये इसका रिज़ल्ट के साथ साथ इसका डेरिवेशन भी इम्पॉर्टेंट है। मैं कहूँगा कि अगर फिजिक्स वास्तव में सीखना है चैप्टर कोई भी, तो उसका रिज़ल्ट के साथ साथ उसका डेरिवेशन भी आना ही चाहिए। डेरिवेशन क्या होता है यार? कोई डेरिवेशन नया टर्म आ गया है, पता नहीं कहाँ से। डेरिवेशन मतलब वो न्यूमेरिकल एक तरीके से, एक क्वेश्चन है, प्रूफ करना, उससे फील आता है एक्चुअली में। तो देखो क्या है कि एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग है, अब देखो किताबी भाषा में बोलूँ तो क्या लिखने को, इसको डेरिवेशन से पहले क्या क्या लिखना है। कंसिडर अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग ऑफ रेडियस r एंड चार्ज q with center at O. P be the point where we have to find the electric field due to uniformly charged ring. Distance of P from O is x। फर्जी बात है, आप लोग जानते ही हो। इस जगह से यहाँ की दूरी मान लो ये है, ये एक्सियल पॉइंट है, मतलब रिंग है। रिंग का एक्सिस आप सभी को पता होता है, जैसे मान लो ये रिंग है, ये रिंग है, तो इस रिंग का जो ये रिंग है मान लो, तो इस रिंग का जो एक्सिस होगा सेंटर से पास होने वाला ऐसे, उस एक्सिस पे किसी पॉइंट x दूरी पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बताना हो। अगर टॉप व्यू में बनाना चाहो तो देखो वो ज़्यादा आपको दिखेगा थोड़ा। ये समझो तो यहाँ पे, ठीक है, सेंटर से x दूरी पे, तो ये हॉरिजॉन्टल में ऐसे दिखा, वर्टिकल से अगर कोई देखना चाहे तो टॉप मतलब फ्रंट व्यू देखना चाहो तो ऐसे है, ठीक है। तो इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, तो उसको मैं यहीं पे डिराइव कर रहा हूँ, ठीक है ना। ये पूरा ऐसा सर्कुलर है, इसके सेंटर से ऐसे जाके यहाँ पे दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। तो मैं बताऊँ तो एक छोटा सा टुकड़ा dq का लूँ, इस छोटे से टुकड़े dq की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे, जैसे मतलब यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँ तो यहाँ पे dq लूँ, तो यहाँ पे dq टुकड़े की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ये x दूरी पे de होगा, ये एंगल थीटा बोल दे,
तो ये भी थीटा, मतलब थीटा हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों ही सिचुएशन में आपको इमेजिन करने के लिए मैं बना रहा हूँ। ये दोनों एक ही फिगर है। ये टॉप फ्रंट व्यू देख रहे हो तो ऐसा दिखेगा, साइड व्यू देख रहे हो तो ऐसा देख रहे हो, ठीक है। ये डी ई की वैल्यू कितना होगा, तो ये दूरी हमें चाहिए। आप बताओ ये दूरी कितना होगा। ये दूरी आपको दिख रहा होगा पाइथागोरस थ्योरम से, ये आर है, ये एक्स है। तो इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा के डी क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर आएगा, उसका स्क्वायर कर दो, के क्यू बाई आर स्क्वायर। पॉइंट चार्ज ये है क्योंकि अब ये रिंग को, अब ये देखो, ये जैसे रिंग है, आप इमेजिन कर पा रहे होंगे कि ऐसे छोटे 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 बहुत सारे इनफाइनाइट टुकड़ों में ब्रेक करोगे तो यहाँ पे इस ये जो पॉइंट है एक्सिस के अलॉन्ग, तो इस जगह पे अभी देखो ये एक्सिस है, समझो, इमेजिन करो ये एक्सिस है, सर्कल ऐसे है पूरा, इस टुकड़े की वजह से डायरेक्शन ऐसे आया, अब ये डायरेक्शन इस टुकड़े की वजह से ऐसे जाएगा, ध्यान समझो, ये सर्कल रिंग है। एक छोटा सा टुकड़ा इस रिंग पे, एक छोटा सा टुकड़ा लिया तो उसकी वजह से डायरेक्शन ऐसे गया, इधर का कोई छोटा सा टुकड़ा लोगे डायरेक्शन ऐसे जाएगा। तो डायरेक्शन देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या, डायरेक्शन की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या, ऐसे 360 डिग्री घुमाओगे जब, तो इंटीग्रेट करना डायरेक्ट खतरनाक है। समझ में आ गया कि ये ऐसे नहीं है पूरा सर, ऐसे ये एक्सिस है तो ये ऐसे है, तो ये तो पूरा ऐसे घूमने वाला है, ये पूरा इंटीग्रेट करोगे तो डायरेक्शन बदलता जाएगा। यानी डायरेक्ट इंटीग्रेशन करना खतरनाक है, इसके दो कंपोनेंट कर लेना चाहिए। एक कंपोनेंट इधर है, एक कंपोनेंट नीचे, ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा, इसको डी ई बोल दो, डी ई कॉस थीटा, मतलब इसके यहाँ पे देखो दो कंपोनेंट, डी ई कॉस थीटा और डी ई साइन थीटा। आप खुद बताओ कौन सा कंपोनेंट जीरो हो जाएगा। ये कंपोनेंट की वजह से पूरा, क्योंकि ये देखो अब ये कंपोनेंट तो सब जुड़ जाएगा सबका, लेकिन ये वाला कंपोनेंट जब 360 डिग्री घुमाओगे तो ये पूरा कट के जीरो हो जाएगा, पूरा एलिमेंट लेके। तो बचेगा क्या, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी क्या होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी जो होगा वो होगा इंटीग्रल डी कॉस थीटा। तो इंटीग्रल डी की वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं के डी क्यू बाई आर स्क्वायर, कॉस थीटा की वैल्यू देख के बताओ इसमें ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में चाहे तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, एक्स अपॉन सॉरी एक्स स्क्वायर भी तो होगा, ये हाइपोटेनस हो जाएगा एक्स स्क्वायर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इस इंटीग्रेशन में एक्स तो कांस्टेंट है, यहाँ से दूरी, आर रेडियस कांस्टेंट है, तो सब बाहर निकाल लो। तो अंदर क्या बचा, के एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2। ध्यान देना जरा इधर आप लोग, ये बात यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे मैं बोलूँ तो अंदर क्या बचेगा इंटीग्रल में, इंटीग्रल में डी क्यू आएगा। अब डी क्यू का इंटीग्रेशन मतलब टोटल चार्ज, तो रिजल्ट क्या आया, के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 3/2। ये रिजल्ट भी महत्वपूर्ण है, और ये पूरा डेरिवेशन है ही नहीं है कुछ। आपको मैं बोलूँ तो डेरिवेशन क्या है भाई, इस जगह पे बस ये कंपोनेंट बनाना है और सब फील लाना है कि ये वाला जीरो हो जाएगा, ऊपर वाला जुड़ेगा। ये ज्योमेट्री बस इतना सा पार्ट है, इसमें डेरिवेशन कुछ नहीं है। तो मैं कहूँ कि ये इम्पॉर्टेंट है, याद रखना है, तो सबको याद रखना चाहिए। अलोंग द एक्सिस होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, एक्सिस के अलोंग होगा, इसमें किसी को कोई कष्ट होना नहीं चाहिए।
जैसे कि बच्चों मैं बोलूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड का रिज़ल्ट आप सभी को याद रहेगा। क्या रिज़ल्ट है कि यहाँ से कुछ x दूरी पे ये पूरा चार्ज q है। x दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड का रिज़ल्ट क्या आता है? इलेक्ट्रिक फील्ड का रिज़ल्ट आता है KQX अपॉन x² प्लस r² टू द पावर 3/2। ये याद रखना है सबको कि रिंग के एक्सिस के अलॉन्ग x दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड ये होगा। इस फॉर्मूले में मैं बोलूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड, ये रिजल्ट तो याद रहेगा सबको, इसमें किसी को कोई कष्ट नहीं है, कोई कष्ट होना भी नहीं चाहिए, ठीक है। अगर मैं बच्चों आपको कहूँ कि जैसे x एक्सिस पे ऊपर ये है तो नीचे की तरफ, सेंटर के नीचे अगर x दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो बिल्कुल चाहे ऊपर देखो चाहे नीचे देखो उसके लिए भी तो आंसर सेम ही आएगा। KQX बाई x² प्लस r² टू द पावर 3/2। अरे एक्सिस के पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से दूर की तरफ होगा फोर्स, ये पॉजिटिव चार्ज है इधर ही रहेगा, ये पॉजिटिव चार्ज है नीचे की तरफ भी दूर की तरफ होगा। हाँ तो दोनों में अंतर क्या है? बस मैग्नीट्यूड का अंतर कोई नहीं है, डायरेक्शन का अंतर है। एक्सिस के एक साइड, सेंटर के एक साइड अवे फ्रॉम द सेंटर रहेगा ही, दूसरे साइड भी अवे फ्रॉम द सेंटर लोगे तो क्या हो जाएगा? डायरेक्शन अपोजिट होगा, मैग्नीट्यूड सेम है एक्स दूरी पे। अच्छा तो पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड की एनालिसिस अगर करना हो, जैसे मान लो ये x = 0 है, ऐसे अनंत दूरी पे कितना होगा? मैं पूछूं कि इफ़ x = 0 देन E कितना आएगा? तो E 0 आएगा। मतलब इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? इलेक्ट्रिक फील्ड वो 0 है। तो यानी सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो सेंटर पे अगर कोई पॉइंट चार्ज रखेंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उस पर कितना लगेगा? 0। तो इसका मतलब एक बात क्लियर हो गया कि अगर हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रिंग को रखा जाए ऐसे, तो सेंटर क्या होगा? इक्विलिब्रियम पॉइंट हो जाएगा। क्योंकि ऐसे तो मान लो वेट लग रहा है, अगर वेट हम कंसिडर ना करें, मास को कंसिडर ना करें, वर्टिकल डायरेक्शन में रिंग रखा है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड केवल देखें तो यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0, तो नेट फोर्स भी 0। अच्छा आप सब लोग बताओ मुझे कि इफ x टेंडिंग टू इनफाइनाइट, मतलब x बहुत बड़ा हो, अनंत हो जाए, 1 करोड़ 1 अरब मीटर, तो क्या होगा? x अगर बहुत बड़ा होगा, बहुत बड़ा, तो ये देखो कुछ लोग को समझ में आ रहा होगा कि भाई ये तो न्यूमरेटर बड़ा होगा लेकिन वो उससे भी बड़ा होगा, क्योंकि नीचे पावर ओवरऑल कितना बना है? 3। तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड देखो कितना आएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आएगा। आप लोग रख के देख लो इनफाइनाइट। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो तो देखो आप x बहुत बड़ा है तो r को छोड़ सकते हैं हम लोग। मतलब कैसे आएगा? देखो अगर x बहुत बड़ा होगा तो r उसके कंपैरिजन में तो 0 है, तब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा? KQX अपॉन नीचे x³, तो ये कट जाएगा KQ बाई x², तो वो देखो क्या बना? x² बहुत बड़ा है तो ये 0 हो जाएगा पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसलिए अनंत दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। हाँ बात सही भी है, एकदम क्लियर कट बात है कि अगर बहुत दूर से किसी रिंग को देखोगे तो पॉइंट दिखेगा ना भाई। रिंग को बहुत दूर से इनफाइनाइट डिस्टेंस देखोगे तो रिंग थोड़ी दिखाई देगा, वो तो आपको पॉइंट दिखाई देगा। तो पॉइंट दिखाई देगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी पॉइंट चार्ज के जैसा आएगा ना x दूरी पे। यहाँ से अनंत x दूरी पे बहुत दूर से अगर इस रिंग को देखोगे तो पॉइंट चार्ज दिखाई देगा। तो रिजल्ट भी देखो कितना आया कि KQ/x²। अगर x बहुत बड़ा है, करोड़ मीटर है, ये 1 मीटर है, तो ये तो हटा दो इसके कंपैरिजन में, तो नीचे ये 0 कर दिया तो x² का पावर 3/2 मतलब x³, तो ये कट जाएगा, x² आया। ठीक है ना, वो एजम्पशन की बात।
तो एक बात मुझे समझ में आया कि इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है और अनंत दूरी पे भी जीरो है, नीचे भी अनंत दूरी पे जीरो है। तो भाई कोई पोजीशन तो होगा ना, किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन है, कोई जगह होगा जहाँ पे मैक्सिमम हुआ होगा, क्योंकि ये जीरो है, यहाँ भी जीरो है, तो जीरो से जीरो तक का सफ़र में हर जगह जीरो तो रहा नहीं होगा। जीरो से जीरो तक का सफ़र जो होता है वो या तो जीरो पूरा रहे, जीरो पूरा है नहीं क्योंकि दिख रहा है, तो कहीं बढ़ा होगा, बढ़ते 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 कहीं घटना होगा, फिर जीरो पहुंचा होगा। तो वो पॉइंट हमें पता करना जहाँ पे मैक्सिमम होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चलो देखते हैं डायग्राम, थोड़ा दोबारा एक और बनाते हैं डायग्राम, समझ में आ रहा है तो। हॉरिजॉन्टल पोजीशन में ये बात अपने को समझ में भी आ गया है। ये हम आपको रिंग की बात कर रहे हैं, इधर और इधर, ठीक है। बच्चों यहाँ इनफाइनाइट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट माइनस का, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, जीरो। x टेंडिंग टू इनफाइनाइट मतलब बहुत दूरी, e कितना है, जीरो। अब इनफाइनाइट का मतलब अनंत दूरी नहीं होता, वो आपको पता है कि ये 1 मीटर का रेडियस है तो 50 मीटर की दूरी भी इनफाइनाइट हो गया। ये 1 सेंटीमीटर का रिंग है तो 10 मीटर की दूर ही अपने आप में वो इनफाइनाइट डिस्टेंस बोला जाएगा। तो ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। अब आपको मैं समझाया था कि यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो से जीरो तक का सफ़र में कैसा होगा, कुछ बड़ा होगा, बढ़ते 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 फिर घटा होगा, यानी कहीं मैक्सिमम आया होगा ना। तो मैक्सिमम मिनिमम हमें करके निकालना पड़ेगा कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 3/2। अच्छा यहाँ पे वेरिएबल क्या है, क्यू तो नहीं है, के नहीं है, कैपिटल आर नहीं है, ये सब तो फिक्स क्वांटिटी है, एक्स ही है। तो यानी DE/DX डिफ्रेंशिएट करो, तो न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर हम लोग पढ़े हैं डेरिवेटिव। तो न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव क्या कहलाता है, हम लोग अगर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव लेते हैं y इक्वल टू, तो dy/dx क्या होता है, याद रखना, डिनोमिनेटर एज इट इज़, डेरिवेटिव करते हैं न्यूमरेटर का, माइनस न्यूमरेटर एज इट इज़, डेरिवेटिव लेते हैं डिनोमिनेटर का अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ये रूल होता है, तो इस रूल के भी यहाँ पे चले हम लोग, ये हम लोग को याद भी है, ठीक है। अब ये रूल यहाँ पे याद करो, तो न्यूमरेटर का डेरिवेटिव तो वो तो x का डेरिवेटिव, क्योंकि ये कांस्टेंट है, तो इसमें x का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, 1। तो के क्यू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 3/2 माइनस, अब एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 3/2 का डेरिवेटिव करोगे तो 3/2 एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 1/2, एक कम हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव नहीं करना, ये तो एज इट इज रखना है, के क्यू एक्स। डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर करोगे तो कितना बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 3। अब बताइए आप लोग कि मैं क्या अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के क्यू कॉमन कर लूँ, बिल्कुल कर लो। के क्यू एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर का पावर 1/2 कॉमन कर लोगे तो अंदर क्या बचेगा, इधर बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 3/2, ये तो पूरा कैंसिल आउट हो गया है। अच्छा एक और x आएगा, सॉरी इसका डेरिवेटिव हम लोगों ने गलत किया है, यहाँ पे ये वाला पार्ट तो बाहर आएगा, साथ में x का डेरिवेटिव भी 2x आएगा, तो ये पार्ट x 2x स्क्वायर, तो ये तो बन गया क्या, -3x स्क्वायर, ठीक है, अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 3/2। अब यार फॉर मैक्सिमम हम लोग जानते हैं, फॉर मैक्सिमा DE/dx क्या होना चाहिए, 0। तो क्लियरली बच्चों दिखाई दे रहा है, ये तो 0 होगा नहीं, यहीं से 0 हो सकता है, तो वो 0 कर दो। तो यानी आर स्क्वायर इक्वल टू 2x स्क्वायर
x इक्वल टू प्लस माइनस आर बाई रूट टू, दो मैक्सिमम मिलेंगे। तो दो मैक्सिमम प्लस माइनस का मतलब क्या है, तो एकदम किसी को भी समझ में आ रहा होगा कि सर एक तो x इक्वल टू माइनस आर बाई रूट टू, माइनस आर बाई रूट टू का मतलब इधर का दिशा अगर पॉजिटिव मान रहे तो ये डायरेक्शन क्या होगा, नेगेटिव। इधर पॉजिटिव तो ये नेगेटिव होगा, कोऑर्डिनेट सिस्टम में जानते ही हो, तो इसलिए प्लस माइनस दो आया है। दो आ गया, बिल्कुल सही। तो ये दो पॉइंट होंगे जहाँ पे मैक्सिमा आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब एक बात तो लोगों को चमका, देखो याद रखने हैं ये सारे पॉइंट कि क्या होता है। उस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी याद रखो। तो x की जगह k q, x की जगह r बाई रूट टू अपॉन एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर बाई टू प्लस आर स्क्वायर का पावर 3/2, इसको जोड़ो तो ये आएगा k q r बाई रूट टू अपॉन 3/2 का पावर 3/2, यानी 3/2 रूट 3/2 आर क्यूब। तो रूट टू से रूट टू कैंसिल, तो इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया 2kq अपॉन 3√3r²। एक बार करेक्ट कर लीजिएगा, ज़रूर देख लीजिएगा मैं कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं किया हूँ तो, ठीक है। तो ये बात सबको समझ में आ जाना चाहिए कि देखो बच्चों कि सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो होता है, इन्फिनिटी पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, मतलब सेंटर से बहुत दूर एक्सिस पे चले जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। तो जीरो से जीरो तक का सफ़र जीरो जीरो नहीं होता लगातार, जीरो से जीरो तक का सफ़र ऐसा होता है कि जीरो से जीरो पहुंचना है तो बीच में कहीं कुछ वैल्यू अटेन करेगा ना, जीरो से बढ़ते 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 यहाँ मैक्सिमम होगा, फिर घटते 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 जीरो तक पहुँचेगा। तो ये दूरी तो बहुत ज़्यादा है नहीं। तो इसका ग्राफ अगर मैं बोलूँ तो ग्राफ भी मैं इसी के साथ बना दे रहा हूँ एकदम, जिससे कि रिंग के साथ आपको फील आए पूरा। इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस एक्स का ग्राफ, तो याद रखिएगा कि ग्राफ में x इक्वल टू आर बाई रूट टू एक पोजीशन होता है और इधर x इक्वल टू आर बाई माइनस आर बाई रूट टू। माइनस में नेगेटिव डायरेक्शन होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर इधर होगा, इस साइड यार इधर होगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, डायरेक्शन नेगेटिव है इसलिए नेगेटिव बनाना पड़ेगा। इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा मैक्सिमम, वो भी कितना होता है 2kq अपॉन 3√3r²। सिमिलरली इधर भी होगा 2kq अपॉन 3√3r²। माइनस साइन इसलिए लगा दिया क्योंकि ये इधर दिशा होगा। बहुत सुंदर। अब यहाँ से बढ़ते बढ़ते आपको चलना है, बढ़ते बढ़ते फिर बढ़ते बढ़ते हमें कहाँ तक चलना है, मैक्सिमम तक, फिर घटते घटते जीरो तक पहुंचना है। बहुत सही। यहाँ पे फिर ऐसे आना है, फिर यहाँ पे घटते घटते जीरो तक पहुंचना है। ये ग्राफ बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस ग्राफ में देख के बातें जो अपने को समझ में आ रहा है वो ये समझ में आ रहा है, ये ग्राफ क्या है, ये ग्राफ ऊपर वेरिएशन किसका दिया है। अरे यार जैसे आप ग्राफ टेम्परेचर का दिन भर में कितनी बार कितना टेम्परेचर हुआ, तो सुबह 6 बजे से लेके दोपहर के शाम के 6 बजे तक का ग्राफ बनाओगे तो टेम्परेचर रहता था ना, कोई भी ग्राफ। वैसे यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू से x इक्वल टू जीरो ये है, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। देखो x इक्वल टू आर बाई रूट टू पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम, और वो भी कितना, वो भी याद रखना, ये सब टिप पे रहना चाहिए एकदम। तुरंत बोले तुरंत क्वेश्चन, आपको रिंग के लिए सारी बातें याद रखनी है एकदम। रटा रटाया रहेगा तो उतना अच्छी बात है, जितना रटा रटाया रहेगा उतनी अच्छी बात है। अगर ये नेगेटिव चार्ज होता तो पलट जाएगा, समझ में आ रहा होगा, क्योंकि इस इधर हो जाएगा ये डायरेक्शन, इधर हो जाएगा ऐसे डायरेक्शन, ये बाहर की तरफ है तो अंदर की तरफ हो जाएगा, ठीक है। इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो बच्चों, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, फिर घट रहा है घट रहा है घट रहा है, अनंत पे जाके जीरो, फिर इधर बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, नेगेटिव में मतलब मैग्नीट्यूड वाइज बढ़ रहा है। आप कुछ कहेंगे घट रहा है, घटने का मतलब तात्पर्य डायरेक्शन बस बदला है, बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम फिर इन्फिनिट पे जीरो।
अच्छा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। छोटी छोटी बातें मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बताइएगा। ये पूरी बात क्लियर हो गई सबको? यहाँ तक क्लियर हो गया। रिजल्ट याद रखना है बच्चों कि इलेक्ट्रिक फील्ड सर्कुलर रिंग की वजह से होता है, KQ x/x² + r² 3/2। और कुछ स्टैंडर्ड पॉइंट्स है, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जो कि आपको याद रखना है। हमेशा ये टिप पे रहना चाहिए बातें, ये इन्फॉर्मेशन की r/√2 पे इलेक्ट्रिक फील्ड ये होता है और वो भी मैक्सिमम होता है। ठीक है ना? मैं पूछूं आपसे कि इस जगह पे, ध्यान सुनिएगा, इस जगह पे अगर एक हम रिंग है ना, यहाँ एक Q0 पॉजिटिव चार्ज रख दें मास m का, तो बताओ क्या होगा? वो इक्विलिब्रियम में रहेगा, वो इक्विलिब्रियम में रहेगा। इसमें किसी को कोई कष्ट तो है नहीं? बिल्कुल कोई कष्ट नहीं है सर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। लेकिन अगर उधर स्लाइटली डिस्प्लेस कर दो इधर, अगर इधर डिस्प्लेस कर दोगे तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर ही है, तो वो इधर चला जाएगा। इधर डिस्प्लेस करोगे तो इधर, वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। यदि मैं माइनस चार्ज रख दूं तो फोर्स उस पर इधर के डायरेक्शन में लगेगा ना, तो यानी वो स्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाएगा। स्टेबल इक्विलिब्रियम आते ही हमें SHM कराने का इच्छा जाहिर हो जाता है। SHM की बात आते ही स्टेबल इक्विलिब्रियम दिखता है तो हमें क्या इच्छा जाहिर हो जाता है? SHM कराने की। करा लेते हैं। ध्यान रखिएगा, सोच के ज़रा पहले बताओ कि ये पॉजिटिव चार्ज रखा गया है, यहाँ पे मैं अगर Q0 रख दूँ मास m, तो कौन सा इक्विलिब्रियम? स्टेबल, अनस्टेबल। कैसे? क्योंकि ऐसे कि यहाँ से x डिस्प्लेस करके यहाँ रख दोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर होगा, तो इधर चला जाएगा, तो अनस्टेबल। बहुत सुंदर। दूसरा मैं आपको बोलूँ बच्चों कि अगर ये नेगेटिव चार्ज हो और अब यहाँ पे Q चार्ज मास m रख दो, तो क्या होगा? तो देखते हैं, यहाँ से x दूरी डिस्प्लेस करके Q0 को रखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो नेगेटिव की वजह से, जैसे पॉजिटिव की वजह से बाहर पड़ा था ना, ये हम लोगों ने पढ़ा था ना, रिंग की वजह से x दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड ये होता है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से होता है। तो नेगेटिव चार्ज की वजह से क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट होगा, इस जगह पे इधर की तरफ आएगा। तो ये छोटी छोटी बातें तो हमें याद ही है, इसका कोई मतलब नहीं है। तो इस जगह पे अगर पॉजिटिव चार्ज रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर है, तो फोर्स इधर लगेगा। इधर डिस्प्लेस कर दोगे तो फोर्स इधर लग रहा है, यानी रीस्टोरिंग फोर्स देखो सेंटर के मीन पोजीशन की तरफ है। तो इसका मतलब ये स्टेबल इक्विलिब्रियम हुआ। और ऐसा भी पॉसिबिलिटी हो सकता है कि रिंग तो पॉजिटिव हो बट चार्ज नेगेटिव हो, -Q0 मास m। अब इसको डिस्प्लेस करो, अब इसको x डिस्प्लेस कर दिया, यहाँ पे रख दिया, तो बात क्लियर है कि डिस्प्लेस करोगे तो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, रीस्टोरिंग फोर्स इधर लगेगा, रीस्टोरिंग फोर्स इधर लगेगा, इधर डिस्प्लेस करोगे तो इधर लगेगा। बहुत सुंदर। तो ये भी क्या बन गया? स्टेबल। एक पॉसिबिलिटी और है जिस पे हम चर्चा कर लें। नेगेटिव रिंग हो और चार्ज भी कैसा हो? -Q0 मास m। नेगेटिव नेगेटिव है तो दूर ले जाओगे तो रिपल्सन ही होगा, दूर ले जाओगे तो रिपल्सन ही होगा, अनस्टेबल। एक बात क्लियर हो गया कि स्टेबल दो सिचुएशन में बन रहा है, जब अपोजिट चार्ज है। रिंग नेगेटिव तो ये पॉजिटिव होना पड़ेगा, और रिंग पॉजिटिव तो इसको नेगेटिव, तो स्टेबल बनेगा, तभी SHM करेगा, अदरवाइज SHM नहीं करेगा। अब वो SHM करेगा तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा? क्वेश्चन के फॉर्म में बोला जा सकता है आपको कि अनस्टेबल बन रहा है। अगर आपको क्वेश्चन दिया जाए कि ये Q0 चार्ज है, -Q0 मास m, ये रिंग है जिसका चार्ज Q है, मास m है, सॉरी रेडियस r है। If a point charge is placed
at the center of ring. It is found that the point charge is in stable equilibrium. Find the time period of oscillation if we slightly displace the point charge from its mean position, equilibrium position. तो ठीक है, इसको स्लाइटली डिस्प्लेस कर देंगे तो ये ऑसिलेट करेगा ऐसे ऐसे, तो उसका SHM का टाइम पीरियड बताना है। तो ठीक है, टाइम पीरियड बताते हैं। तो क्या करना होता है, नियम नंबर 1, मीन पोजीशन पता करो। तो मीन पोजीशन यही है, मीन पोजीशन पे कोई इक्वेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सब कुछ 0 है। दूसरा नियम क्या बोलता है कि मीन पोजीशन से स्लाइटली डिस्प्लेस करके इक्वेशन लिखो। तो चलो, मीन पोजीशन से बहुत थोड़े से डिस्टेंस पे x दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड होता है KQ(x)(x² + r² का पावर 3/2। इस जगह पे फोर्स कितना होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इधर है तो इधर नेगेटिव चार्ज रखा है ना, तो फोर्स अंदर की तरफ होगा। बहुत सही, फोर्स रीस्टोरिंग फोर्स होगा -Q0E, क्योंकि E का जो डायरेक्शन उसके अपोजिट होगा क्योंकि नेगेटिव चार्ज है तो अट्रैक्टिव होगा। तो रीस्टोरिंग फोर्स डायरेक्टली लिख सकते हैं हम लोग KQ(Q0 x)(x² + r² टू द पावर 3/2। हम जानते हैं इफ़ x इज़ वेरी स्मॉल तो x² + r² को क्या लगभग हम लोग r² ही लिख सकते हैं। देख के बताओ, क्योंकि बहुत बड़ा नंबर हो गया तब ये r² ना, x बहुत छोटा है mm में, ये 1 मीटर है। 1 mm का स्क्वायर 10⁻⁻6 और 1 मीटर का स्क्वायर 1, तो 1 में 10⁻⁻6 जोड़ने का कोई मतलब नहीं है, वही रखो, ठीक है। तो ये तो हम लोग r² ही लिख सकते थे, यानी रीस्टोरिंग फोर्स जो बनेगा वो बनेगा KQ(Q0)(r³x)। देखो ये पार्ट SHM के जैसा अपने आप ही आ गया, इसी को तो K कहते हैं। टाइम पीरियड हो जाएगा 2π√m/k, हो गया ये SHM का, ठीक है। तो रिंग की वजह से भी हम लोगों ने पढ़ लिया, इनफाइनाइट वायर की वजह से पढ़ लिया, रिंग की वजह से बच्चों हम आपको कुछ क्वेश्चन देंगे, आप लोग सॉल्व कीजिएगा, ठीक है ना DPP।